हेलो एवरीवन, इसी सीरीज में हम लोग अपना अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें न केवल अनरियलाइज्ड रेंट है, बट ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कि कुछ पार्ट तो है प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए एक पूरी प्रॉपर्टी है, दिस वन इज योर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी का 6 मंथ के लिए तो ये रेंट पे दे रखी है, बाकी टाइम में ये सेल्फ ओन रेजिडेंस के लिए काम में आ रही है। तो ये वो प्रॉपर्टी हो गई जिसमें कि पार्ट ऑफ द ईयर के लिए इट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड पार्ट ऑफ द ईयर के लिए इट इज लेट आउट प्रॉपर्टी। अभी कुछ पार्ट के लिए तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है और कुछ ईयर के कुछ पार्ट के लिए क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ईयर के रिमेनिंग पार्ट के लिए क्या है, लेट आउट प्रॉपर्टी। और सुनना, इसमें एक तड़का और लगा दिया है और वो है अनरियलाइज्ड रेंट का। अब आप कहेंगे अनरियलाइज्ड रेंट का तड़का सर कैसे? इन्होंने कहा कि जिस पार्ट के लिए प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई थी वहां पर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कि 2 महीने का किराया दिया ही नहीं, और जब 2 महीने का किराया दिया नहीं तो क्या बन गया, अनरियलाइज्ड रेंट। तो क्या आप सब लोग इस क्वेश्चन को करने के लिए तैयार हैं? क्या मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 13 शुरू कर सकता हूं? अगर आप तैयार हैं तो मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से, आपके पास अब तो नोट्स भी पहुंच गए, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 निकालिए और हम इसको करना शुरू करते हैं अभी। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 13। तो अगर क्वेश्चन नंबर 13 को अपन करना शुरू करेंगे तो देखिए आप लोग, श्रीमती शांति देवी हैज अ हाउस प्रॉपर्टी इन कोलकाता। यस, कोलकाता से मुझे लगता है कि 3-4 स्टूडेंट अभी कोलकाता से जुड़े हुए भी हमारे पास में है ना, कोलकाता वाले, बैंगलोर वाले, है ना। मैं जान पूछ के कोलकाता बैंगलोर नहीं लिख रहा हूं, ये वो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन का पार्ट है कोलकाता। तो कोलकाता में शांति देवी हमारी हाउस प्रॉपर्टी की मालकिन है। और शांति देवी क्या कह रही है, द म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द सेम इज ₹10 लाख। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज ₹10 लाख। तो मैंने शुरू किया म्युनिसिपल वैल्यू ₹10 लाख, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू इज ₹10 लाख, यस। उसके बाद में फेयर रेंट, यस। क्या बोल रहा है, फेयर रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इज 7,50,000। तो मैंने लिख दिया फेयर रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी 7,50,000। उसके बाद इन्होंने कहा कि फेयर रेंट के बाद इन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट इज 8 लाख। तो स्टैंडर्ड रेंट हो गया, दैट इज 8 लाख। अभी भी कोई ज्यादा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन तो अभी शुरू हुआ है, क्वेश्चन की बातें शुरू हुई है। इसके बाद इसने क्या बोला, अंटिल 30 नवंबर 2023 75,000 रुपीज वर एक्चुअल रेंट। अभी देखो, अभी आप इसको ऐसा समझो कि कब से किराए पर मकान गया है, ये गया है 1 अप्रैल से। कब से गया है, 1 अप्रैल से। कब तक गया है, 1 अप्रैल से ये मकान कब तक किराए पर गया हुआ है, तो 75,000 रेंट है नवंबर 23 तक। तो नवंबर 23 तक एक्चुअल रेंट जो हमारा था वो था 75,000। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। फिर से एक बार अपन काउंट करते, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। कितने महीने हो गए, 5 और 3 8 महीने हो गए। तो 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 8 दैट इज 8 लाख रुपीज, नहीं सॉरी 6 लाख रुपीज क्या हो गया हमारा एक्चुअल रेंट। सर आपने एक्चुअल रेंट 8 मंथ का ही क्यों लिया है? हमने एक्चुअल रेंट 8 मंथ का इसलिए लिया है क्योंकि उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर दैट, देयर आफ्टर द टेनेंट वेकेटेड द प्रॉपर्टी एंड शी यूज्ड द हाउस फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। उसने इस मकान को किस काम में रखा है, अपने खुद के ऑक्यूपेशन के लिए रखा है। तो अभी काउंट कर लेते हैं। नवंबर के बाद काउंट करो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। फिर से एक बार, नवंबर के बाद, हाँ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 4 महीने के लिए क्या हो रहा है, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो क्या मैं कह सकता हूं, ये क्वेश्चन इधर देख लीजिए, क्या मैं कह सकता हूं, दिस क्वेश्चन इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर 8 मंथ, सॉरी सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर 4 मंथ्स and let out for 8 months. Is that clear? Self occupied for 4 months,
लेट आउट फॉर 8 मंथ। अभी आगे और क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अभी देख लेते हैं। आगे इस क्वेश्चन ने कहा कि रेंट ऑफ द मंथ अक्टूबर एंड नवंबर, 2 महीने का किराया, 2 महीने का किराया तो अनरियलाइज हो गया, मतलब किराया दिया ही नहीं उसने, तो इसका मतलब ये हुआ 2 मंथ्स इज अनरियलाइज्ड, 2 मंथ्स इज अनरियलाइज्ड। तो एक बार अपन पूरे क्वेश्चन को अगर देखें तो क्वेश्चन में फर्स्ट बात क्या लिखी है, म्युनिसिपल वैल्यू, सेकंड बात क्या लिखी है, फेयर रेंट, थर्ड क्या लिखा है, स्टैंडर्ड रेंट, फोर्थ क्या लिखा है, एक्चुअल रेंट। एंड एक्चुअल रेंट कितने टाइम के लिए था, एक्चुअल रेंट कितने टाइम के लिए था, 8 मंथ के लिए। उसके बाद वो जो 8 मंथ निकल गए उसके बाद ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गई। सेल्फ ऑक्यूपाइड कितने महीने के लिए था, 4 महीने के लिए। अभी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसने कहा ऑल द कंडीशंस फॉर रेंट इज सेटिस्फाइड। रेंट से रिलेटेड, अनरियलाइज रेंट से रिलेटेड जितनी भी कंडीशन होनी चाहिए सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ए आर में से यू आर माइनस करके कैलकुलेट करेंगे। अब फिर से समझो, हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे ए आर में से यू आर लेस करेंगे और फिर हम जीएवी के लिए उस कैलकुलेशन को ध्यान में रखेंगे। इज दैट क्लियर विथ एवरीवन? ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन को फिर से फ्रेमिंग करके, ठीक है। यस, आप लोगों के लिए मैंने इसको एक बार लिख लिया है क्वेश्चन को नीचे। क्वेश्चन में क्या है, म्युनिसिपल रेंट 10 लाख, फेयर रेंट 7.5 लाख, स्टैंडर्ड रेंट 8 लाख, एक एक्चुअल रेंट 6 लाख लिखा है मैंने। पता है क्यों? क्योंकि देखो 75,000 पर मंथ है, अप्रैल से लेकर नवंबर तक 8 महीने होते हैं, तो 75,000 इंटू 8 तो कितना हो गया, 6 लाख रुपीज। उसके बाद इन्होंने बोला 2 महीने, 2 महीने कौन कौन से, अक्टूबर एंड नवंबर। दिस वन आई एम हाईलाइटिंग दिस, अक्टूबर एंड नवंबर 2 मंथ्स के लिए ये रेंट पे गया हुआ नहीं है। अक्टूबर एंड नवंबर 2 मंथ्स के लिए रेंट पे गया हुआ नहीं है, तो ये क्या 70, सॉरी आई एम सो सॉरी, अनरियलाइज्ड है। अनरियलाइज्ड मतलब किराए पे तो दिया है लेकिन वापस वो रेंट रिसीव नहीं हुआ है, तो ऐसे में कितना हो गया, 1,50,000 कुड नॉट रियलाइज, ठीक है। एंड ऑल द कंडीशन फॉर अनरियलाइज्ड रेंट वर सेटिस्फाइड। शी पेड म्युनिसिपल टैक्स, ये नहीं लिखा है। म्युनिसिपल टैक्स कितना है, 12%। जब भी म्युनिसिपल टैक्स परसेंटेज में दे रखा हो, ध्यान रखना ये म्युनिसिपल वैल्यू का लिया जाता है। म्युनिसिपल वैल्यू इज 10 लाख, तो 10 लाख का 12% दैट इज 1,20,000 क्या हो गया, म्युनिसिपल रेंट। इसके बाद इन्होंने बोला कि इंटरेस्ट है 25,000, तो आई नोटेड इंटरेस्ट है कितना, 25,000 का, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन हमारा पूरा आ चुका है, अब हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो व्हाट आई एम डूइंग इज दिस काइंड ऑफ एंड दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो आपको पता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलते हैं, वो आप करते हैं यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, MR 10 लाख, FR 7.5 लाख, विच एवर इज हायर that is 10 lakh, then we will compare it with SR। SR कितना आ रहा है बेटा, 8 लाख। तो इन दोनों में से जो क्या होएगा, लोअर, इन दोनों में से क्या होएगा, लोअर। लोअर कितना है, 8 लाख। एंड वी विल कंपेयर दिस, दिस इज वर्किंग नोट नंबर 1, राइट है ना, दिस इज वर्किंग नोट नंबर 1, ये वर्किंग नोट नंबर 1 चल रहा है यहां से, ठीक है। तो वी आर गोइंग बैक, विच एवर इज, कहाँ गया यार, पेन चेंज, दिस वन इज माय फेवरेट, यस। तो एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं, ध्यान रखना हम ए आर माइनस यू आर से कंपेयर करते हैं, राइट है। तो ए आर माइनस यू आर क्या हुआ, इधर देखिए सब लोग, ए आर माइनस यू आर, ठीक है। अभी मुझे बताओ ए आर कितना है, तो ए आर है यहाँ पे 6 लाख, सब निकाल रखा है इधर ही ऊपर ही देखो, 6 लाख। ए आर कितना है, 6 लाख, ए आर इज 6 लाख माइनस यू आर इज 1,50,000, तो 1,50,000 तो कितना हो गया, 4.5 लाख। एंड एज वी हैव डिस्कस्ड वी विल टेक हायर, हायर विल बी GAV। सो GAV कितना हो जाएगा हमारा, 8 लाख। कोई दिक्कत या नो दिक्कत, नो दिक्कत, ठीक है। इसमें कोई आपको इश्यू नहीं आना चाहिए। द हायर विल बी GAV, वर्किंग नोट नंबर 1,
8 लाख आ गया हमारा GAV। 8 लाख क्या आ गया हमारा GAV। अब सबसे पहले माइनस करेंगे क्या, म्युनिसिपल टैक्स। ये मैंने म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दिया, MT म्युनिसिपल टैक्स कितना है, म्युनिसिपल टैक्स है हमारा 1,20,000, ये लिख दिया मैंने 1,20,000। तो 8 लाख में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस किया तो आ गया 6,80,000। कोई दिक्कत या नो दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 6,80,000, इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, नेट एनुअल वैल्यू। किस नाम से जानेंगे, नेट एनुअल वैल्यू। अभी नेट एनुअल वैल्यू में से माइनस कर देंगे क्या, स्टैंडर्ड डिडक्शन। पहले मैं ना थोड़ा सा फॉर्मेट में थोड़ा सा वीक हो गया था, अब मैं फॉर्मेट पूरा लिख देता हूं। 24 जो है वो है किससे रिलेटेड, डिडक्शन से रिलेटेड। पूरा लिख रहा हूं मैं आप लोगों के रेडी रेफरेंस के लिए। उसमें से 24A किसके लिए है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। 24A किसके लिए है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या हो गया, 6,80,000 का 30%, 6,80,000 का 30%। तो मैंने लिखा 6,80,000 का 30% कितना है, जल्दी से कैलकुलेट करो, फटाफट कैलकुलेट करो, जल्दी जल्दी कैलकुलेटर चलाओ। ये 6,80,000 का 30% कितना है, एक बार देखो, एक बार 2,04,000, 2 लाख लिखा मैंने, 2,04,000 ये लिख दिया मैंने, 2,04,000 कैसे आया, 6,80,000 का 30%। क्लियर है सबको? अभी इसके बाद क्या लेस करेंगे, 24B। और 24B क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, 25,000 रुपए, अभी हमने देखा है, ठीक है। ये दोनों ही चीजें जब हम लेस करेंगे तो जो आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इट वॉज गुड क्वेश्चन बेसिकली। कितना आ रहा है ये, 4 लाख, 4 लाख, देखो ना एक बार 51,000 आ रहा है क्या, चेक कर लो एक बार कैलकुलेटर पे, 4,51,000 आ रहा है क्या, यस 4,50,000 इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी देखो मेरी बात को सुनो, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि FR कितना है, MR कितना है, SR कितना है। इससे क्या निकल गया हमारा स्टैंडर्ड रेंट। ये क्वेश्चन क्या था पता है, ये क्वेश्चन था पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड, नो 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 नो, द प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड रिमेनिंग पार्ट के लिए, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर के लिए ये लेट आउट है। यानी कि जैसे आपने देखा हो तो ये कब से किराए पे गया है, ये किराए पे गया है अप्रैल से लेकर नवंबर तक इट वाज ऑन रेंट, देन ये खाली हो गया, ठीक है, तो बाद में ये सेल्फ ऑक्यूपाइड था। तो ऐसे में हमें क्या लेना होता है, ऐसे में हमें देखना होता है यही, ये वैकेंट हो गया या सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया। इधर इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना आप लोग। लेटर ऑन ये किसके काम में आ रहा था, शी यूज दिस हाउस फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। तो एक्चुअल रेंट जो था वो हमने ले लिया और इस अनरियलाइज रेंट उसमें से हमने माइनस कर दिया। जब AR और UR दोनों दिया होता है तो AR माइनस UR करके जो फिगर आता है वही हम लोग लेते हैं और उसी के बेसिस पर हम लोग डिसीजन लेते हैं। तो दिस वाज योर क्वेश्चन। एनी काइंड ऑफ डाउट इफ देयर इज देन यू मे आस्क डायरेक्टली टू मी। अभी आप देखिए जो क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 13 में उसमें फर्क क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में टेनेंट हैज वैकेटेड द प्रॉपर्टी, ठीक है, टेनेंट हैज वैकेटेड द प्रॉपर्टी एज ऑन 31 जनवरी 2024, ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं लिखा है कि वो खुद रह रहा है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे, आपके ही नोट्स में चेक कर लो, अगर आप क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे तो व्हाट यू विल गेट इज, एक सेकंड क्वेश्चन नंबर 13 आ जाने दो, देयर आफ्टर हाउस इज यूज्ड फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। मतलब कि ये जो क्वेश्चन है डीम टू बी अलाउड लेट आउट प्रॉपर्टी का है, जिसमें 8 मंथ्स के लिए तो प्रॉपर्टी है लेट आउट, 4 मंथ्स के लिए प्रॉपर्टी है सेल्फ ऑक्यूपाइड। फर्क समझ रहे हो? पहले वाला ऐसा नहीं था, ये वाला पहले वाले में क्या था क्वेश्चन नंबर 12 में कि प्रॉपर्टी वाज लेट आउट एंड देन रिमेन वेकेंट, सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं था, उसमें खुद नहीं रह रहे थे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 का एनालिसिस करें, यस क्वेश्चन नंबर 11 का एनालिसिस करें तो इसमें क्या था, एक बार देखो, एक बार ये तो अलग ही था, है ना। तो मतलब कि आपको 12 और 13 में कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर सबको? एकदम अच्छे से, वेरी गुड। बाकी तो अलग ही क्वेश्चन थे। 13 हो गया,
12 हो गया, 13 हो गया। अब मुझे लगता है कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के ऊपर मुझे छोड़ देने चाहिए। लेट मी डिस्कस द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन आई लेट दैट क्वेश्चन ऑन यू ओनली, राइट। एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 ओके डन है। क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, यस, मिस्टर रुचिका हैज अ हाउस विच हैज 2 आइडेंटिकल यूनिट। मैं क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम कर रहा हूं, उसके बाद आपको अपने आप करना रहेगा, ठीक है। क्या बोल रही है, रुचिका हैज 2 आइडेंटिकल यूनिट। तो देखिए ये मकान एक है और उसके 2 आइडेंटिकल यूनिट का मतलब क्या हो गया, 50% एंड 50%। क्लियर। 1 यूनिट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, तो मैं इसको यूनिट 1 बोल देता हूं और ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है पूरे साल के लिए। द अदर यूनिट इज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर ऑन अ रेंट ऑफ 50,000 पर मंथ। तो क्या मैं क्या बोल रहा हूं, दिस इज लेट आउट, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्स दे रखा है 60,000 हैव बीन पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। द कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, दिस वन है ना। डिटरमाइन द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर नॉर्मल टैक्स रिजाइम हो तो 115 बीएससी हो तो, ठीक है। अभी मैं आपको एक बात बोल देता हूं, अभी के लिए आप इस लाइन को भूल जाइए, इस क्वेश्चन की इस लाइन को भूल जाइए। सिर्फ आप किसका करो, नॉर्मल टैक्स रिजाइम जैसा हम कर रहे हैं। अगर इन केस आप फिर भी करना चाहते हो तो आई ऑलरेडी सेड दैट 115 बीएससी और नॉर्मल टैक्स रिजाइम में सिर्फ इतना सा फर्क है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में, आई रिपीट, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में न्यू टैक्स रिजाइम में हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन लेस नहीं करते हैं, दैट्स इट, ठीक है। बाकी तो कुछ भी लेस नहीं होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी लेस नहीं होता है, दैट्स इट, ठीक है। अगर आप अब आप करना चाहो तो कर सकते हो। अब ये तो हो गया क्वेश्चन का एक पार्ट। अभी क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या है, व्हाट इफ वाला। व्हाट इफ वाला क्या बोल रहा है वो सुनो। व्हाट इफ द सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन वाज लेट आउट फॉर 3 मंथ, देन व्हाट विल बी द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर पहला क्या हो गया, 50% लेट आउट, 50% सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो कैसे करेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड में जेबी नील, म्युनिसिपल टैक्स नील, जीएबी नील, म्युनिसिपल टैक्स नील, एनएबी नील और स्टैंडर्ड डिडक्शन नील और इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन जैसी कोई चीज दे ही नहीं रखी, दे रखी है क्या, चेक कर लेते एक बार। Ruchika, 1 self-occupied identical unit let out throughout the previous year on a rent of 50,000 per month. Municipal tax for the complete house amounting to 60,000 have been paid during the previous year. Construction of property was completed on. अब इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट ही नहीं है, तो फिर टेंशन वाली बात ही नहीं है, सेम ही हो जाएगा 115 बीएससी में और नॉर्मल डिजाइन में, ठीक है। तो क्या होगा, पहले इसका तो पूरा निल निल हो जाएगा 1 में, यानी कि इस टाइम पे कह रहा हूं मैं, ठीक है। और यहां पे हम लोग 50% करके कैलकुलेशन करेंगे। ये तो हो गया पार्ट 1। 50% करके कैसे कैलकुलेशन करना रहेगा एक बार मैं बता देता हूं आपको, फिर आप इसमें आंसर भी लिख रखा है। इसने क्या बोला, लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर ऑन अ रेंट ऑफ 50,000 पर मंथ एंड कंप्लीट हाउस अमाउंटिंग टू 60,000, म्युनिसिपल टैक्स इज 60,000। अब इसमें एक्चुअल रेंट नहीं दे रखा क्या, ओके दे रखा है ना, 50,000 इज एक्चुअल रेंट ओनली ऑन अ रेंट ऑफ 50,000। 50,000 एक्चुअल रेंट ही तो है, तो 50,000 एक्चुअल रेंट है तो 50,000 इंटू 12, जीएबी हो गया 6 लाख, म्युनिसिपल टैक्स दे रखा है 60,000, तो 50-50 करना रहेगा, बट एसओपी में नील रहेगा और 60,000 का 50% यानी कि 30,000 एलओपी में से लेस हो जाएगा। उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन नॉर्मल है, आंसर आ जाते हैं, देख लेते हैं हम लोग नीचे। यस, फिर क्यों माथाफोड़ी करें हम लोग, डायरेक्ट है ना। तो मैं पहले लेट आउट प्रॉपर्टी का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू 6 लाख सेम, म्युनिसिपल टैक्स 30 था। अभी मैं एक बार इसे हटा देता हूं, ठीक है। ये डिस्कस नहीं कर रहे हम सिर्फ क्या डिस्कस कर रहे हैं, नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। पे अंडर नॉर्मल टैक्स रिजाइम, जीएबी 50,000 इंटू 12 66 लाख, म्युनिसिपल टैक्स टोटल 60,000 दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 50%, क्योंकि 50% हाउस की बात कर रहे हैं, 30,000 लेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एनएवी आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी क्योंकि मैंने आपको कहा कि 50% सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो जीएबी निल, म्युनिसिपल टैक्स निल, एनएबी निल, सब कुछ निल, आंसर निल। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन होता तो नॉर्मल टैक्स रिजाइम में लेस हो जाता, दूसरे में 115 बीएससी में भी निल है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ना, ये भी तो 115 बीएससी में नॉर्मली तो आ रहा है, कोई फर्क थोड़ी है, देख लो एक बार, पूरा ही सेम है।
सिर्फ फर्क किस में आता है, 115 बीएसई का स्टैंडर्ड डिडक्शन में नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन में फर्क आता है, उसके अलावा कहीं पे भी फर्क नहीं आता है। अभी ये बोल रहा है, सेकंड केस बोल रहा है क्या, अगर ये जो एसओपी वाला मकान है ना, ये एसओपी वाला जो मकान है, ये अगर एसओपी वाला मकान, एक सेकंड उसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, एसओपी वाले मकान का ये क्या बोल रहा है, 3 मंथ के लिए तो एसओपी है और 3 मंथ के लिए यही एसओपी क्या बन जाता है, सॉरी 9 मंथ के लिए यही एसओपी क्या बन जाता है, एलओपी। 3 मंथ के लिए क्या है, एसओपी, 9 मंथ के लिए क्या है, एलओपी। तो जब ये ऐसा हो गया तो सेकंड केस में इसको हम लोग क्या बोल देंगे, डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अभी आ जाते हैं इधर, है ना, इधर आ जाओ सब लोग। फिर तो पूरा 12 मंथ का ले लेंगे, दोनों में ही सेम आ जाएगा, देखो सब कुछ सेम है ना, क्योंकि हमने इसमें कोई भी तरह का अनरियलाइज्ड रेंट वगैरह है नहीं। ठीक है, और जब पार्ट ऑफ द ईयर के लिए कोई प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड और रिमेनिंग पार्ट के लिए अगर लेट आउट हो और अनरियलाइज्ड रेंट भी ना हो, आई रिपीट अनरियलाइज्ड रेंट भी ना हो, तो पूरा 12 मंथ के जैसा ही काउंटिंग करना है उसको। तो ये पूरा ही 50% 12 मंथ के लिए, 50% 12 मंथ के लिए सेम हो जाएगा, और इट दिस विल बी द आंसर। इन केस ऑफ एनी डाउट यू मे आस्क मी एनी टाइम। क्लियर, ओके डन। अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, 2 सिस्टर्स सीमा एंड रश्मि आर को ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी। ये पॉइंट अभी लेते हैं हम लोग, फिर 14 क्वेश्चन को अपन देखेंगे। आ जाते हैं 15 क्वेश्चन में, आगे बढ़ 16 क्वेश्चन। ठीक है, मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ 4 हाउसेस, 4 मकान, ओहो हो 4 मकान। नंबर 1 इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, नंबर 2 इज लेट आउट फॉर बिजनेस, किसी और को दे रखा है किराए पे। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन भी पहले ही कंप्लीट हो गया था, और कंसिस्ट ऑफ 2 रेजिडेंशियल यूनिट। हाउस 3/4 यूज फॉर ओन बिजनेस, 1/4 यूज फॉर लेट आउट टू द मैनेजर ऑफ बिजनेस। हाउस नंबर 4 इज लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पज, हिज अदर इनकम इज 30,000। तो मतलब पहले तो चारों मकानों को आपको अलग अलग करना रहेगा। ठीक है, चारों मकानों को अलग अलग करके फिर चारों मकानों का अलग अलग, चारों हाउस का अलग अलग कैलकुलेशन करना रहेगा। ये तरह के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो हमारे लिए जैकपॉट होता है, क्योंकि इसमें 4 में से 2-3 मकान तो 2-3 हाउसेस तो ऐसे होते हैं जिनका बड़ा इजी रहता है। राइट, तो करें शुरू। ओके, पहले मैं इस क्वेश्चन को फ्रेम कर लेता हूं एक जगह पर, फिर हम स्टार्ट करते हैं। यस, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन को फ्रेम कर दिया है। सबसे पहले हाउस नंबर 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, क्लियर होगी बात। हाउस नंबर 1 इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। हाउस नंबर 2 इज लेट आउट फॉर बिजनेस, हाउस नंबर 2 इज लेट आउट फॉर बिजनेस। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड ऑन एंड कंसिस्ट ऑफ 2 रेजिडेंशियल यूनिट। ठीक है, हाउस नंबर 3 इज 3/4 यूज इन ओन बिजनेस, 1/4 इज लेट आउट। मतलब देखो, हाउस नंबर 3 में जो 3/4 जो ओन बिजनेस के काम में आ रही है, इसको तो हमें कंसीडर ही नहीं करना है, क्योंकि हमने सबसे पहले दिन पढ़ा था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की एक अच्छी बात, कि जब भी कभी हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो 3 बातें देखेंगे, लैंड बिल्डिंग होना चाहिए, असेसी उसका ओनर होना चाहिए, और ओन बिजनेस के लिए यूज ना करे। इसमें क्या लिखा है, हाउस नंबर 3, जो हाउस नंबर 3 है वो 3/4 यूज हो रहा है अपने खुद के बिजनेस के लिए। हाउस नंबर 3 इज यूज्ड 3/4 फॉर ओन बिजनेस। मैं एक बार अंडरलाइन करके बता देता हूं, यूज फॉर ओन बिजनेस, तो इसको ध्यान में नहीं रखना है। 1/4 इज लेट आउट टू मैनेजर ऑफ द बिजनेस, उसमें से 1/4 इन्होंने बिजनेस मैनेजर को लेट आउट कर रखा है। हाउस नंबर 4 के बारे में इन्होंने लिख रखा है कि हाउस नंबर 4 इज लेट आउट। लेट आउट किसके लिए हो रखा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। किसी भी चीज के लिए लेट आउट हो रखा हो उसके लिए हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन की फ्रेमिंग। अब मुझे बताओ, जब इन्होंने कह दिया कि हिज अदर इनकम इज 30,000 और नीचे वाली लाइनें कोई खास बात नहीं है, अब ये क्या बोल रहे हैं, हाउस नंबर 1 म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है, हाउस नंबर 1 की म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है, म्युनिसिपल वैल्यू के बाद और क्या दे रखा है, एक्चुअल रेंट तो होगा नहीं, ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स दे रखा है, रिपेयर एंड कलेक्शन चार्जेस दे रखा है, इंटरेस्ट खाली है, ग्राउंड रेंट खाली है, फायर प्रीमियम है और है। लेकिन हम हाउस प्रॉपर नंबर 1 का कुछ करना ही नहीं हमें, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है। तो मैं इसका कैलकुलेशन कैसे करूंगा, अलग से आप लोगों को नोट्स अपने हाजिर रखने रहेंगे अपने पास में।
मैं बताता हूँ कैसे करेंगे इसको, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, है ना, थोड़ा दूर दूर बना देते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो पहले तो किसका कर रहे हैं अपन, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है फर्स्ट वाली, ठीक है। दूसरी क्या थी, लेट आउट प्रॉपर्टी। तो अपन हाउस वन हो गया सेल्फ ऑक्यूपाइड, इसमें तो वैसे भी नील नील लिखना है तो भी क्यों दिमाग लगाए, लास्ट में ही लिख देंगे। हाउस नंबर 2 ये हो गई लेट आउट प्रॉपर्टी। अभी आते हैं हाउस नंबर 2 के अंदर, क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू 20,000, एक्चुअल रेंट 14,000, म्युनिसिपल टैक्स 1000। तो एक बात बताओ, एक्चुअल रेंट और म्युनिसिपल रेंट विच एवर इज हायर ले लूं, ठीक है, मैं इधर ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हाउस नंबर 2, इधर मैंने लिख दिया, ब्लैक पेन यूज कर लेता हूं मैं, एक्चुअल रेंट, फिर ले लेता हूं म्युनिसिपल रेंट। तो मुझे बताओ एक्चुअल रेंट कितना है, एक्चुअल रेंट कितना है 20,000, म्युनिसिपल रेंट कितना है 14,000। एक्चुअल रेंट 20,000, एक्चुअल रेंट 20,000, म्युनिसिपल रेंट 14,000। तो मुझे बताओ विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, तो हायर कौन है 20,000, तो 20,000 क्या बन जाएगी हमारी GAV। इसको मैंने इधर बंद कर दिया और यहीं से मैंने लिखना शुरू कर दिया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो फर्स्ट का कर दिया नील एंड माइनस कर दिया म्युनिसिपल टैक्स भी नील, क्यों साहब, क्योंकि ये क्या है SOP। तो नेट एनुअल वैल्यू इज अगेन नील, लेस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, आप पूरा लिखिएगा 24A वगैरह, ठीक है, नील, लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी नील। क्यों भैया, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, ये हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये है हमारा SOP, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नील। अब अपन बढ़ते हैं दूसरी तरफ, 20 और 14 हायर कौन 20, तो मैंने लिख लिया GAV इज इसका 20,000। अब वापस से क्वेश्चन में चलते हैं, वापस से क्वेश्चन में चलते हैं और यहां पे हम देख पा रहे हैं म्युनिसिपल रेंट, म्युनिसिपल टैक्स कितना है 1,000 रुपीज, म्युनिसिपल टैक्स कितना है 1,000 रुपीज। आ जाइए, म्युनिसिपल टैक्स 1,000 रुपीज लेस कर देते हैं, सिंपल, म्युनिसिपल टैक्स 1,000 रुपीज, ये लेस म्युनिसिपल टैक्स 1,000 रुपीज, कितना आ गया 19,000। अभी 19,000 का 30% निकालो, कितना होता है, हाँ भाई निकालो कितना होता है 19,000 का 30%, 5700। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन नील दे रखा है, तो डिफरेंस अमाउंट क्या हो जाएगा, 19 में से 5 गए 14, 14 में से 700 और चले गए, 13,600 हो गया हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस 1 कंप्लीट, हाउस 2 कंप्लीट। अभी इसमें हम लोग देखते हैं हाउस नंबर 3। अभी हाउस नंबर 3 को देखोगे ना तो क्या लिखा है, 3/4 तो अपने बिजनेस के लिए काम में ले रहा है, ठीक है, 3/4 is used for own business and 1/4 is let out to manager of business। मतलब कि अपने ही बिजनेस के अपने ही मैनेजर को इन्होंने लेट आउट कर रखा है। दैट मींस दिस पर्टिकुलर हाउस इज यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पज। भैया इसको बिजनेस पर्पज ही कहते हैं हम लोग अपनी लैंग्वेज में, पता है क्यों, क्योंकि बिजनेस पर्पज वर्ड का मतलब क्या होता है, अपने बिजनेस के लिए काम आने वाला, है ना। तो अगर अपने मैनेजर को अगर आपने किराए पे दिया है ना, तो इसका मतलब आप उसे बिजनेस पर्पस के लिए काम में ले रहे हो। तो आई टेक माई वर्ड्स बैक, और मैं आपको बताता हूं कि ऐसा कभी लाइन लिखा हुआ हो तो उसको बिजनेस हेड में भेजा जाता है, यहां पे उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो अगेन व्हाट वी विल डू इज, हाउस 3 की कैलकुलेशन नहीं होगी, तो हम सीधा क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, हम सीधा कैलकुलेट कर लेते हैं हाउस नंबर 4। हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, हाउस नंबर 4, और हाउस नंबर 4 इज लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। इसमें देखो क्या है, 5,600 और 6800 FR और सॉरी म्युनिसिपल वैल्यू और रेंट, ठीक है। तो 5600 और 6800, तो 5600 और 6800 मतलब एक्चुअल रेंट कितना है 6800, एक्चुअल रेंट है 6800, ऊपर ले लेता हूं थोड़ा, AR 6800, पेन चेंज करना पड़ेगा, AR 6800, म्युनिसिपल रेंट
5600। इन दोनों में से हायर कौन? हायर इज 6800, हायर। ठीक है, तो अभी हम लोग जीएवी की कैलकुलेशन करते हैं इसमें, और मैंने लिखा जीएवी 6800 माइनस कर देंगे म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स कितना है? म्युनिसिपल टैक्स है 300। म्युनिसिपल टैक्स कितना है? 300। तो डायरेक्टली म्युनिसिपल टैक्स लेस हो जाएगा 300 रुपए, तो ये हो जाएगा 6500। ये कितना हो जाएगा? 6500। ठीक है, 6800 में से 300 गए, 6500 आ गए। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन मोर्टगेज। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन मोर्टगेज का क्या मतलब हुआ? इंटरेस्ट ऑन मोर्टगेज का क्या मतलब हुआ? ये बोल रहा है कि इस घर पे लोन ले रखा था, किसी भी रीजन से ले रखा होगा, तो ये रेजिडेंशियल जो हाउस प्रॉपर्टी रीजन ही माना जाता है। तो 1000 रुपए इसका क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो पहले तो 30% लेस कर देते हैं, पहले 30% लेस कर देते हैं। बताओ कितना आया? 36, 18, 5, 15, 18, 1950। चेक करो एक बार। यस, 1950 सही है, 1950, 1950। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है ना, दो अलग अलग थियरी चलती है। एक मिनट में कंफर्म कर लेता हूं। 6500 इंटू 30%, 1950। ठीक है, तो इसमें क्या है, दो अलग अलग थ्योरी चलती है। अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, तो ये क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन मोर्टगेज। बट नीचे इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है कि भैया ये मकान जो लोन ले रखा था, मोर्टगेज लोन ले रखा था, ये मकान खरीदने के लिए मकान तो खुद का है, तो मोर्टगेज लोन खरीदने के लिए हो नहीं सकता। मोर्टगेज का मतलब क्या? मकान को ही गिरवी रख के फिर उसको उसके ऊपर लोन लेना इज नोन एज मोर्टगेज। बट when there is no house, then how it can be mortgage? That means it is not taken for कंस्ट्रक्शन पर्पज। सेकंड, कंस्ट्रक्शन हुआ ही नहीं तो मोर्टगेज कैसे होगा? तो एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन तो नहीं ही है। बट हाँ, कुछ लोग अपने मकान को रिपेयर करवाने के लिए रिकंस्ट्रक्शन करवाने के लिए भी मोर्टगेज करते हैं। नाउ इट्स योर कॉल, आप इसे क्या मानते हो? ये लोन रिपेयर या रिन्यूअल या रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया है कि नहीं लिया है? सर, व्हाट इज द बेटर व्यू? तो बेटर व्यू ये है कि जो आप मान रहे हो नीचे लिख लो कि वी आर अज्यूमिंग दैट द लोन इज टेकन फॉर रिपेयर और रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, बट अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम नहीं भी मानेंगे तो भी चलेगा। तो हम पूरा क्वेश्चन जैसे देख रहे हैं तो कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि ये चौथे मकान के ऊपर जो लोन लिया है, इंटरेस्ट ऑन जो मोर्टगेज है, वो फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर रिन्यूअल या रिकंस्ट्रक्शन के लिए है। तो व्हाट वी कैन डू इज हम इसे डैश ही मान लेते हैं। तो 6500 में से 1950 जब लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6500 माइनस 30%, तो आ जाएगा 4500, डैश हो गया। तो टोटल मिला के इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी हो गई? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 13,600 प्लस 4,500, 13 और 4 17, 17 और 1 18,100 विल बी आवर आंसर। लेट मी चेक वंस ओहो, ये क्या बोला? अच्छा, 4,550 है, अपन ने कितना करा? 13,300 बोल रहा है ये, हमने क्या क्या करा? 13,600 लिख दिया। क्या कैलकुलेशन एरर है क्या बेटा? ध्यान रखना है ना, 13,300 ही तो आएगा। ओहो हो, 300 ही तो आएगा, हमने ही गलत लिख दिया। कैलकुलेशन एरर, कोई इशू नहीं, कैलकुलेशन एरर है। कॉन्सेप्चुअली वी आर वेरी गुड, जस्ट बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन एरर यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। और 4,500 अभी हो गया ना सही एकदम? ठीक है, 13,300 और 4,500, 13,300 एंड बहुत दूर दूर लिख रखा है इन्होंने यार। देखो 13,300 सही है, ठीक है, 13,300 इज गुड। 4,550, ओके, 1950 आया था क्या? ये भी एक बार कैलकुलेशन, मैं आपको बार बार बोलता हूँ यू ओके यार, 50 है ना, 4,550 ही तो आएगा, सही है एकदम। वी आर कॉन्सेप्चुअली साउंड बट वी हैव टू बी फोकस ऑन कैलकुलेटर ऑल्सो, राइट? ये आंसर है, ठीक है। एक बार आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वॉट एवर द सिस्टम आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए अभी क्या है ना, इसके बाद हम लोग वापस चलते हैं कॉन्सेप्ट वाले पार्ट पे, राइट। कॉन्सेप्ट वाले पार्ट पे अगर चलेंगे, काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए, लगातार क्वेश्चंस कर रहे थे, दो चार छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बाकी हैं, पहले वो समझेंगे फिर से क्वेश्चंस में आएंगे, ताकि थोड़ा ब्रेक मिलके क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा। टोटल 24 के आसपास क्वेश्चंस मैंने अपने सेट में दे रखे हैं। आउट ऑफ दैट वी हैव डन 17 क्वेश्चन।
नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट। क्लियर? आइए, क्या है कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। सॉरी, सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर 25, अमाउंट नॉट डिडक्टेबल, यानी कि कौन सा अमाउंट लेस नहीं होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से। नाउ व्हाट इज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू, अभी हम लोग डिस्कस कर लिए, म्युनिसिपल टैक्स डिस्कस कर लिए, एनएवी आ गया। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि विच अमाउंट विल नॉट बी डिडक्टेड। तो इन्होंने बोला एनी इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर दिस एक्ट विच इज पेबल आउटसाइड इंडिया and on which tax has not been paid or deducted, in respect of which there is no person in India who may be treated as an agent under section 163। तो इन्होंने क्या बोला, अगर ऐसा कोई इंटरेस्ट है जिसके ऊपर जो टीडीएस डिडक्ट होना है, अभी क्या हो रहा है, इनकम टैक्स इज आइसोलेटेड स्टडी, इनकम टैक्स इज नॉट एन आइसोलेटेड स्टडी, इट इज अ कंबाइंड स्टडी। अभी ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट रिलेटेड टू टीडीएस हो गया। अभी टीडीएस वाला चैप्टर हमने पढ़ा ही नहीं है, तो जब हम टीडीएस वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ये वाला पॉइंट, उसके बाद जब आप इसको वापस पढ़ने के लिए आएंगे, रिवीजन करने के लिए आएंगे, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर नाउ मैं आपको एक बात बताता हूं, अमाउंट नॉट डिडक्टेबल का मतलब कौन सा अमाउंट इसमें से लेस नहीं होगा। क्लियर? तो इन्होंने कहा कि अगर कोई इंटरेस्ट आपने ऐसा है जो फॉरेन में पे किया है, आउटसाइड इंडिया पे किया है, और उस इंटरेस्ट पे टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट, टीडीएस भी जो है फॉरेन में ही टैक्स, ऑन विच टैक्स हैज नॉट बीन पेड और डिडक्टेड, यानी कि पेमेंट तो आउटसाइड इंडिया पेबल है, बट उसके ऊपर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो कि इंडिया वाला है, वो या तो डिडक्ट नहीं किया या फिर पे नहीं किया, इन दोनों केसेस में वो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लेस नहीं होगा। एक बार के लिए अभी इतना समझ लीजिए, टीडीएस वाला चैप्टर करने के बाद हम बाद में और डिस्कस करेंगे। अब जो अगला है ना, वो है अनरियलाइज्ड रेंट से रिलेटेड। अब ये क्या है समझना। सबसे पहली बात, अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है? तो अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है ना, वो तो हमें पता ही है कि ऐसा रेंट जो रिसीव नहीं हुआ है उसे हम अनरियलाइज्ड रेंट कहते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, जो अनरियलाइज्ड रेंट है, अगर मान लीजिए पहले रिसीव नहीं हुआ था, ठीक है, से फॉर एग्जांपल ऐसा समझिए कि एक मेरा किराएदार था जिसका नाम था, किराएदार का नाम था गुंडा, किराएदार था जिसका नाम क्या था, गुंडा। अब वो किराएदार का नाम ही गुंडा था तो नाम से कंफर्म हो गया रेंट तो रिसीव होना नहीं है। तो उसने मुझे पहले जब वो मेरा रेंट टेनेंट था तो उसने मुझे 4 मंथ्स का रेंट उसने मुझे नहीं दिया। तो 4 मंथ्स का रेंट क्या हो गया, अनरियलाइज्ड रेंट। बहुत झगड़े भी हुए, है ना, मैंने पुलिस में भी गया, मैंने हाथाजोड़ी भी करी, और कर करा के मैंने उसको मकान से आखिर बाहर निकाल दिया। और मन में एक बद्दुआ निकाल दी, है ना, मन में उसके लिए बद्दुआ दे दी कि ये पैसे इसके कैसे भी करके निकल जाए, इसने मुझे मेरा बहुत दिल दुखाया है, और मैंने उसको बद्दुआ दे दी। अभी क्या हुआ कि जैसे ही वो अपनी बाइक लेके कभी बाहर बाजार में जा रहा था, उसकी बाइक रास्ते में बंद हो गई। तो उसने देखा तो टायर पंचर था, तो बाइक भी ठीक करवाई, टायर भी पंचर था, वो भी ठीक करवाया। आगे गए तो आगे गाड़ी चलाते चलाते उसका रेस वायर टूट गया, फिर गाड़ी बंद हो गई। फिर उसने गाड़ी ठीक कराई, फिर आगे गया, फिर जहां डेस्टिनेशन पे पहुंचना था वहां पे बारिश आ गई, तो वहां पे उसका काम ही नहीं हुआ। फिर अगले दिन वो अपने घर आया, तो जो ऑफिस उस वक्त वो अपने घर आ रहा था, उसने घर का ताला खोलने की कोशिश करने के लिए चाबी ढूंढी, घर की नहीं मिल रही उसकी। उसको समझ आया कि उसके साथ इतनी ज्यादा अनहोनी क्यों हो रही है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों आ रही है। फाइनली उसे समझ में आया कि उसने किसी न किसी का दिल दुखाया है। अब वो एकदम नए प्रायश्चित के साथ में वो मेरे पास आता है और मेरे को बोलता है, गुरुजी मैंने आपका रेंट खाया था, मैंने आपका किराया खाया था, आपकी बददुआ मुझे ऐसी लगी कि मेरा कोई काम नहीं हो रहा है, मेरा रेंट पकड़ो। अभी इस स्टोरी से आपको क्या मिला, मुझे अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव हो रहा है। तो हमारा जो टॉपिक है अब वो क्या है, अनरियलाइज्ड रेंट व्हेन रिसीव्ड। जब अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव होता है तब क्या, तो इनका कहना है कि जब भी कभी अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव होता है ना, तो जो अनरियलाइज्ड रेंट पहले डिडक्ट नहीं हुआ है, मतलब अनरियलाइज्ड रेंट पहले क्या होता था, एआर में से यूआर डिडक्ट हो गया, तो इन्होंने कहा वो अनरियलाइज्ड रेंट जो पहले डिडक्ट नहीं हुआ है, तो मैं लिख रहा हूं अनरियलाइज्ड रेंट नॉट डिडक्टेड अर्लियर will be deducted at the time of
will be deducted at the time of receipt and remaining will be taxable। और वो भी कैसे टैक्सेबल होगा वो भी सुन लो, कैसे कैलकुलेशन होगा उसका, ऐसे लिखेंगे उसको, अनरियलाइज रेंट रिसीव्ड, ठीक है, तो ये लिख दिया। अब लेस क्या करना रहेगा, अभी अपन ने लिखा नॉट डिडक्टेड अर्लियर, तो हम क्या लिखेंगे, यू आर अनरियलाइज रेंट नॉट डिडक्टेड अर्लियर will be deducted now, ठीक है, ये लेस हो गया। अभी जो बच गया वो क्या हो गई हमारी इनकम, वो हमारी क्या हो गई अनरियलाइज रेंट, फिर से लिख दिया। लेस कर देंगे इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितना परसेंट, 30%। अब जो बच गया दैट विल बी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर समझाओ इसे, तो सुनो सेना के सैनिकों, क्वेश्चन में लिखा होता है अनरियलाइज्ड रेंट लेस करना है। कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर उस रेंट को डिडक्ट करने से मना कर देते हैं, तो जो अनरियलाइज्ड रेंट पहले लेस नहीं हुआ वो अब लेस कर देंगे। अनरियलाइज्ड रेंट नॉट डिडक्टेड अर्लियर विल बी डिडक्टेड इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। अभी क्वेश्चन कैसे आएगा मैं आपको बताता हूं, इधर देखते हैं, अगर क्वेश्चन होता है तो अभी इधर से ही क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, और नहीं होता है तो आई विल मेक इट, ठीक है। पहले एक बार देख लो, एक बार द अमाउंट सो रियलाइज शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिल्कुल ठीक बात है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज होगा, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर और नॉट असेसी इज द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी इन दैट प्रीवियस ईयर और नॉट, ठीक है। अब इसके अंदर एज सच कोई लिखा हुआ तो नहीं है, बट स्टिल मैं आपको एक क्वेश्चन फ्रेम करके बता देता हूं, एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं उसके लिए, ठीक है। यस, आई फ्रेम्ड अ क्वेश्चन, अनरियलाइज्ड रेंट फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 वाज 50,000। उस साल 50,000 21-22 असेसमेंट ईयर में अनरियलाइज्ड रेंट था। जब हमने रिटर्न भरा या जब हमने डिपार्टमेंट को बताया कि हमारा अनरियलाइज्ड रेंट 50,000 था, तो डिपार्टमेंट ने कहा नहीं, हम ये मानते हैं कि आपका यूआर जो डिडक्ट होगा एआर में से वो 15,000 ये था, कितना 50,000, डिडक्ट कितना हुआ, सो आउट ऑफ विच 15,000 वर नॉट डिडक्टेड अर्लियर, सॉरी 35,000 ही डिडक्ट हुआ, 50,000 में से 35,000 डिडक्ट हो गया, कितना डिडक्ट नहीं हुआ 15,000। ये बात हो गई 21-22 में खत्म। अब हम लोग आ गए 22-23-24 में जब हम आए तो वो मान लीजिए कि वो रेंट किराएदार हमारे पास आता है और हमें वो कितने रुपए देता है 40,000, वो हमें कितने रुपए देता है 40,000, तो क्या होगा, अगर 50,000 देता है तो क्या होगा और 60,000 देता है तो क्या होगा। 3 क्वेश्चन बता देता हूं मैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिखा कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मुझे बताओ कितना रिसीव हुआ, सबसे पहले फर्स्ट रिसीव हुआ, फर्स्ट अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड, अगर 40 हो तो क्या, पहले मैं किसका कह रहा हूं 40 हो तो क्या, मुझे बताओ कितना डिडक्ट नहीं हुआ, पहले कितना डिडक्ट नहीं हुआ 15,000, तो मैं क्या लिखूंगा लेस अनरियलाइज्ड रेंट नॉट डिडक्टेड अर्लियर will be deducted now। कितना डिडक्ट नहीं हुआ पहले 15,000, तो 15,000 सबसे पहले लेस कर दिया तो आया कितना 25,000, ठीक है। ये हो गया हमारा नेट अमाउंट, लेस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, और 25,000 का 30% कितना होता है, 25,000 का 30% 7,500, तो डिफरेंस अमाउंट क्या हो गया, 25 में से 7,500 गए, 25 में से 7,500 गए तो आ गया 17,500 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इफ 50,000 रिसीव हो तो देखो पहला क्या कर दिया मैंने, ओके टेक्निकल एरर, ठीक है। तो यहां पर एक बार अपन रोकते हैं, ये टेक्निकली थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो आप इसको ऐसा समझो, अगर 40,000 है तो 40,000 में से 15,000 पहले लेस नहीं हुआ था तो 15,000 अभी लेस कर दिया। अगर ये 50,000 होता तो भी, अगर 50,000 पूरे रिसीव हो जाते
तो 50 में से 15,000 लेस कर देंगे, 15,000 वर नॉट डिडक्टेड अर्लियर, तो 15,000 लेस कर देंगे 35,000, उसका 30% लेस करके जो रिमेनिंग आएगा वो, और साइमल्टेनियसली अगर 60,000 रिसीव होता है तो अगेन 15,000 जो पहले डिडक्ट नहीं हुआ था वो लेस करो। अल्टीमेटली अनरियलाइज रेंट में से द अमाउंट विच इज नॉट डिडक्टेड अर्लियर विल बी डिडक्टेड इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। तो इस क्वेश्चन में 15,000 डिडक्ट नहीं हुआ था, 15,000 डिडक्ट नहीं हुआ था, इसलिए 15,000 पहले डिडक्ट करो, फिर जो अमाउंट बच गया उसका 30% लेस करके जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाता है वो टैक्सेबल हो जाएगा। ऑल इन ऑल अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड में से अनरियलाइज्ड रेंट नॉट डिडक्टेड अर्लियर विल बी डिडक्टेड इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। ये इसकी पंच लाइन है। इसका जो क्वेश्चन और आंसर है मैं एक बार फिर से आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बता दूंगा। उसके लिए तब तक के लिए धन्यवाद।